नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आज बात होगी यूनियन बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है और वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये जो बजट है हम दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस बजट से हर वर्ग को, चाहे वो खास हो या आम हो, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है और इस बजट में काफी कुछ चीजों को सस्ता भी किया गया है। अगर आप देखिए, मोबाइल फोन को सस्ता किया गया है और इसके अलावा जो एलसीडी और जो एलईडी है उनको सस्ता किया गया और इसके अलावा जो भारत में निर्माण होने वाले जो वस्त्र हैं उनको भी सस्ता करने की बात कही गई है और इसके अलावा जो जहाज निर्माण में जो कच्चा माल होता है उसको भी सस्ता करने की बात कही गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो कृषि सेक्टर है उसमें भी काफी कुछ देने की बात कही गई है। अब तक जो केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होता था वो 3 लाख रुपए तक उसकी सीमा होती थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा जिस तरीके से काफी कुछ जो चीजें हैं उसको इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो जो 12 लाख रुपए तक की आय है उसमें शून्य टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक नया बिल भी आने जा रहा है जो इनकम टैक्स को लेकर के अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा होगी। तो इतनी चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में 3 लोगों का खास पैनल मौजूद है जिनसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा आपका निशांत शर्मा जी से। निशांत जी, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं अंकित तिवारी जी। आप इस फील्ड के काफी जानकार हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी कुछ अपनी पकड़ रखते हैं। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अतीक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु भारद्वाज। आप प्रोफेसर हैं और इसके अलावा अर्थशास्त्री भी हैं। आप भी बहुत पैनी नजर लगा करके आपने ये बजट देखा और हम आपसे काफी कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आम नागरिकों को क्या कुछ खास देने की कोशिश की है और क्या कुछ अपने भाषण में उन्होंने कहा है। Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit.
तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो केंद्रीय वित्त मंत्री उन्होंने सदन के अंदर अपना अभिभाषण दिया और उन्होंने बताया कि हर जो खास और आम आदमी उनको क्या कुछ देने की कोशिश की गई है। जो सबसे पहला सवाल है वो मैं अंशु भारद्वाज जी के पास आना चाहूंगा। आप अर्थशास्त्री हैं मैडम, हम आपके नजरिए से ये जानना चाहेंगे जो सबसे पहला बिंदु है वो ये कहा गया इन्होंने कि हम दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आपने ये पूरा बजट देखा, आपके नजरिए से ये बजट क्या कहता है और इसमें क्या कुछ चीजें शामिल है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बजट हमारे जो बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने आयकर में राहत दी है जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मध्यम वर्ग उस और देखता है और वेतन भोगी वो भी उस तरफ नज़र करके देखते हैं। और जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत सरपट दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था दिख रही है और आगे बढ़ती ही जाएगी। और जिस तरह से विकसित भारत एट 2047 मिशन हमारा चल रहा है, उस तौर पर आज ये जो बजट में हमारे डिस्कस किया गया है उसमें इन चीज़ों को शामिल किया गया है, जिनमें कि यूथ, युवा, महिला, पुअर्स और किसान, इनको विशेष तौर पर इनको ध्यान दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि युवा हमारे क्या है, ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, तो उनको देखते हुए उनके विकास के लिए हायर एजुकेशन में बदलाव किए गए हैं, उनको रोजगार उन्मुख बनाया जाए। इस तौर से स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर दिया गया है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम हमारे मिशन को, यानी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था जल्दी ही कहलाएगी। जी बिल्कुल अंकित जी, आपने भी काफी तल्लीनता से देखा। मैंने देखा कि जो बजट आ रहा था उसमें काफी कुछ पॉइंटर्स थे। आपने किन पॉइंट्स को नोट किया जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, बजट विकसित भारत 2047 के मोटे के साथ आया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के विजन को सामने रखा। ये मैं ब्लूप्रिंट की तरह लेता हूं, क्योंकि इसमें आंकड़े, थोथी घोषणाएं, राजनीतिक वादे या इरादे नहीं थे। यहां पर ठोस बात की गई कि किन पर हम काम कर सकते हैं और आज की जरूरत क्या है। यही वजह है कि इंडस्ट्री ने भी इसे पॉजिटिव सेंस में लिया है। इसमें अभी आप देखेंगे कि कोई चुनावी माहौल नहीं है। केवल राज्यों के लिहाज से अगर हम बात करें तो बिहार को लेकर जो घोषणाएं हुई है उन्हें समझा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में चुनावी लिहाज से हो सकता है, लेकिन फिर भी कहें तो ये दरकार थी। और इसके पीछे का विजन अगर आप देखेंगे तो बिहार देश में राजनीति के लिहाज से, सामाजिक बदलाव के लिहाज से और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तो जो घोषणाएं हुई हैं वो इन्हीं के संदर्भ में ज्यादा मानी जाएंगी। बात करें इस पूरे बजट में ध्यान रखा गया है मिडिल क्लास का। अतिक जी, आप जानते हैं कि पहले जब बजट आते थे, हालांकि ये 8वां बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, तो मैं 7 बजट की बात करूं तो बड़े मीम्स बनते थे वित्त मंत्री के लिए और कहते थे कि मिडिल क्लास क्या केवल वोट देने के लिए बनी है। अब की बार वित्त मंत्री ने दर्शा दिया है कि ये बजट पूरा का पूरा आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए है और मिडिल क्लास के लिए है। यानी वो मिडिल क्लास जो अपर क्लास में शिफ्ट होना चाहती है, वहां संभावनाएं देख रही है, अपना बचत और बजट दोनों निर्धारित करके अपने आप को देश के विकास में अग्रणी रखना चाहती है। उनकी थोड़ी टेंशन कई लिहाज से कम कर दी है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर फोकस किया गया है कि ये बजट मिडिल क्लास को समर्पित है। इसमें मिडिल क्लास को कहा गया, लेकिन आप देखेंगे गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है, वो जो आप और हमसे रोज सेवा के विभिन्न कार्यों में मिलते हैं। एक सामाजिक बदलाव की मुहर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। प्लीज कुछ। बिल्कुल, अंशु भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरह से अंकित जी ने कहा ना कि हमारी महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 8वां बजट पेश किया है, तो अब वो जैसे कि मोरारजी देसाई जी ने 10 बजट पेश किए थे, तो अब ये बिल्कुल मैं चाहूंगी कि ये अपना पूरा वो करेंगी कि उनको भी क्रॉस करेंगी उसको। और सबसे बड़ी बात जो अंकित जी ने अभी गिग वर्कर्स की बात कही है, ये अतीक जी, गिग वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, क्योंकि इनकी कहीं पे भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस बजट में जो लाया गया है, सबसे बड़ी बात है कि इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो वो एक बहुत ही अच्छी कारगर सुविधा साबित होगी। कारगर, और सबसे बड़ी बात सोशल सिक्योरिटी में जिस तरीके से भी आपने बताया कि अगर हम ये जो यूनियन बजट जो आया है इसको अगर हम मध्यम वर्गीय बजट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी। निशांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और इस फील्ड में काफ़ी कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के लिहाज से, हालांकि अभी हमने जो बात की, अभी अंशु जी ने बताया कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, अंशु जी ने अंकित जी का भी वही कहना था। आपके लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री को लेकर के कितना कुछ इसमें, क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं और क्या कुछ हो सकती हैं। बिल्कुल अतीक जी, इस बात से कोई दो राय नहीं है। मेरे दो साथी वक्ताओं ने जो बताया उसके लिहाज से इंडस्ट्री के हिसाब से भी ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता होता है, आप अगर देखा जाए तो उस हिसाब से। तो उस दौरान अगर हम देखें तो जो उनको कंजम्पशंस की तरफ बजट बढ़ाया गया है, उससे अंततः उनको फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो टारगेट्स है, गवर्नमेंट ने लक्ष्य है अपना इसमें डाइल्यूट नहीं किया है। फिस्कल डेफिसिट को 4.5% पे जो कॉन्फिडेंस दिखाता है वैश्विक स्तर पे, साथ ही साथ जो अनुमान IMF वर्ल्ड बैंक लगा रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 6.3 से 6.7 तक जाएगी, इसमें हमने टारगेट 7.5 का रखा है, जो समूचे विश्व में दिखाता है कि हम लीडरशिप इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट केंद्र सरकार ने रखे हैं 2047 का विकसित भारत। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर इंडस्ट्री का कोई भी हिस्सा इसमें छोड़ा नहीं है। अगर कस्टम ड्यूटीज की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, या मोबाइल सेक्टर है, EV सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसमें कस्टम ड्यूटी जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लाई चेन का हिस्सा है, उसको वेव ऑफ करा है। तो एक डेफिनेटली एक मल्टीप्लायर के तौर पे साबित होगा। इसमें बात में एक चीज निकल करके आई है, जो भविष्य को देखते हुए जो EV जो मोटर होते हैं उसमें बैटरी का जो इस्तेमाल करने की बात है, उसको भी सस्ता करने की बात कही जा रही है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, क्या लगता है आपको, जो EV बैटरी की जो अगर बात कहेगी, वो कितना कुछ बूम करेगा इस बजट से? देखिए, दो तरीके से बात की गई है, ना केवल इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो फ्यूचर है, और देख भी रहे हैं कि हम लगातार अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं हमारे ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए चाहे बात करें, या पेट्रोलियम, डीजल, गैस, तमाम चीजें। और कई बार ऐसी वैश्विक परिस्थितियां बनी जब हमें बड़ी महंगी दर पे खरीदना पड़ा। और ये तो चलो ठीक है, भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आय के नए स्रोत यहां हो रहे हैं, हम वहन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कीमत है पर्यावरण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये वाली जो बात हर भारतवासी के मन में है, वो बजट में दिखी है। अब इलेक्ट्रिक कार्स का दौर है, यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, बिजली उत्पादन पे भी फोकस कर दिया है कि भाई चार्ज कहां से होंगी। तो आप देखेंगे ऊर्जा के नवोन्मेषी माध्यम जो है, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, या हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, इन तमाम पर फोकस किया गया है। यानी जब ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कार में कंजप्शन बढ़ेगा, तो इसके लिहाज से भी चीजें कही है। तो इलेक्ट्रिक कार्स अब सस्ती करने का दौर है। अभी थोड़ा महंगा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो उत्पाद है वो चीन या कहें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों, अमेरिका, यहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जब सेमीकंडक्टर की बात, चिप की बात होती है, एक बार कोरोना काल में तो बड़ा संकट देखा था, उत्पादन ही ठप हो गया था। तो अब कोशिश है आत्मनिर्भर भारत बनने की, इसी दिशा में। आपने उद्योग के लिहाज से एक चीज पूछी थी, हालांकि वो कृषि सेक्टर के लिए भी बेटर रहेगा, लेकिन यहां बताना जरूरी है। वो उद्योग का जो जुड़ा हुआ सवाल था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं छोटे लेवल पे मानता हूं, KCC 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का ऋण किसान को मिलेगा। किसान को मिला है, तो वो किसान अपने खेत में बीज खरीद के लिए, खाद खरीद के लिए नहीं लेगा, वो लेगा अपने उत्पादन संरक्षण को बढ़ाने के लिए, अपने कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए। तो एग्रो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा थोड़ा MSME के तौर पे बूस्टअप मिलेगा और हर किसान उद्यमी बनेगा, फायदे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। निशान जी, एक सवाल भी मैं आपसे जोड़ देना चाहता हूं, हालांकि आप अपनी बात भी कहिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के एक फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भविष्य की गाड़ियां कैसी होंगी, उनका क्या कुछ प्रतिरूप होगा, उस पर काफी कुछ चर्चा की गई। तो क्या लगता है कि इस बजट में उन चीजों को भी कुछ शामिल किया गया है? आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जो अपनी बात इंक्लूड करना चाहते थे वो भी करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा अंकित जी ने अभी बताया था कि उन्होंने ऊर्जा के मुद्दे को छुआ था, तो ऊर्जा के मुद्दे पे एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा।
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन प्लान में पहले कभी ऐसा नहीं होता था। इस बार एक स्पेशल अनाउंसमेंट करी है, वो 5 सेमी मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ ऐड किया जाए, जो क्लीन एनर्जी का एक बड़ा रास्ता है, वो हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला एक बहुत व्यवस्थित कदम है। तो वो एक बहुत खासा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस बजट में हुआ है। और अब बात में हम करते हैं कि जिस तरीके का इस बार ऑटो एक्सपो एक बड़े वैश्विक स्तर पर हुआ और उसमें एक भारत के समूचे उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग जगत ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी विश्व स्तरीय उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप उसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो मोटे तौर पे देखेंगे तो उसमें हमारी आने वाली मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अन्य ऊर्जा चलित व्हीकल्स की दिखाया गया था। तो इनकी सबकी और ना केवल यही दिखाया, के साथ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट एक्सपो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो कंपोनेंट एक्सपो के आज अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं, 12 ऐसे रॉ मटेरियल उत्पाद हैं जिस पे कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, और ईवी बैटरी से रिलेटेड कंपोनेंट्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बैटरी से रिलेटेड 27 से 35 जो कंपोनेंट्स टोटल हैं उन पे भी कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ की गई। तो डेफिनेटली जो लागत में कमी आएगी, जो अंतिम उत्पाद में भी कमी आएगी और उपभोक्ता और कंज्यूमर को सीधा ही उसका फायदा होने जा रहा है। एक अतीक जी, मैं यही भी मैं निशान जी के साथ ही बात जोड़ना चाहूंगी। जैसे इन्होंने इंडस्ट्री के लिए कहा, तो इस बजट में एमएसएमई पे भी के डेवलपमेंट पे भी फोकस रखा गया है, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में 5.5 करोड़ एमएसएमई है। तो उसमें स्टार्टअप्स के लिए जो सीमा है क्रेडिट की, वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई। और दूसरा एक चीज और जो रखी गई है, जैसे एनर्जी की बात अभी की गई, तो ये कह रहे हैं कि अगर एनर्जी में जो स्टेट एनर्जी रिफॉर्म्स में आगे आएगा तो उनको इस बजट में ये कहा गया है कि वो अपने जीएसडीपी का उनको 0.5% उनको एडवांस वो मिलेगा। तो ये लोन मतलब मनी मिल सकती है। तो कह रहे हैं ये अब जैसे हमारे राजस्थान का जीएसडीपी 23-24 में रहा है करीब 15,400 लाख करोड़, करीब इतना रहा है। तो उसका अगर आधा % तो वो कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ हमें मिल सकता है। बिल्कुल मैडम, ये ऊर्जा से रिलेटेड मेरा एक सवाल, उसके बाद मैं अंकित जी के पास चलूंगा, उनसे भी सवाल लूंगा अगला। जिस तरीके से अभी बात की अंकित जी ने ऊर्जा की, जब बात आई तो ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बात करते हो तो अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर राइजिंग राजस्थान समिट हुआ। उसमें तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हुए थे उस पर हस्ताक्षर हुए। उसमें जो सबसे ज्यादा निवेश की जो बात कही गई है वो ऊर्जा सेक्टर में हुई, तकरीबन 28 लाख करोड़ की। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेक्टर है जो आने वाले भविष्य में भी एक बड़ा बूम जिसमें आ सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, ये वही मैं बात कह रही हूँ कि अगर इस तरह से हम रिफॉर्म्स अपने एनर्जी सेक्टर में लेके आ रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे एमओयूज हुए हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी होंगे। सोलर में हम बहुत राजस्थान में पोटेंशियल है उस और हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री और इसी से जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर। तो ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि साउंड डेवलपमेंट हमें मिलेगा। और जहां मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूं तो एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं, जिनमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल तो आप अभी अतीक जी बात कर ही रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, सब चीजों की कर रहे हैं। लेकिन सोशल जिसमें हमारा एजुकेशन और हेल्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए भी आपने देखा होगा कि इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। तो वो शिक्षा की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे हायर एजुकेशन में इनोवेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, इन पर फोकस रखा गया और इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल अंशु जी की बात में मैं कुछ और दो छोटे से मुद्दे जस्ट ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, उसमें अगर हम उसकी बात करें, जैसे इंडस्ट्री को बढ़ाया गया है, एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। एंटरप्रेन्योरशिप जो न्यू कमर्स महिलाएं हैं, हमारी एसटी अनाउंसमेंट हुआ है, महिलाएं हैं, उनको प्रमोट करने के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन का प्रावधान इसमें बनाया गया है। डेफिनेटली वो इतना बड़ा बूस्टअप होगा गांव के तबके तक। यानी जो महिला सशक्तिकरण की जो बात सिर्फ होती थी वो धरातल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तबका, जो समुदाय सबसे पिछड़ा माना जाता था, जिस तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी,
उन योजनाओं को एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस बजट के माध्यम से। अंकित जी, जैसा कि मैं इसी पर बात करना चाहूंगा, जो महिलाएं होती हैं, आमतौर पर अगर महिलाओं की चर्चा की जाती है, आधी आबादी है, आधी आबादी को सशक्त करने के लिए हालांकि इस बजट में तो ये चीजें शामिल की गई हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में और क्या कुछ चीजें उनके लिए इसमें हैं जो उनको आगे प्रमोट कर सकती हैं और उनको ग्रो कर सकती हैं? देखिए, ये बजट एक महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है। बिल्कुल, ये नोट करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। और ये बजट केवल महिलाओं के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है। आप टॉयज इंडस्ट्री देखिए। हाँ, इस बड़ा आपने पॉइंट उठाया, इस पर मैं बात करूंगा। ये पूरा चाइना से यहाँ पे आ रहा था, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, बड़े सस्ते सस्ते टॉयज दे देते थे। अब पिछले हालांकि कोशिश लंबे समय से हो रही है, लेकिन इस बार बजटीय प्रावधान कर दिया है कि हम इस पर कर रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय कर दिया सरकार ने, और संभवतः इसका असर देखेगा। राजस्थान में ही देखें आप, दिल्ली से सटे हुए हमारे भिवाड़ी में कुछ इंडस्ट्रीज लगी हैं टॉयज की, और अच्छा प्राइस भी उन्हें मिल रहा है। की टॉय वाली बात पे बिल्कुल मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से टॉय को लेकर मैं कई पिछले वर्षों से भी टॉय इंडस्ट्री को बूम करने की बात कहता रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली छोटे स्तर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें एमएसएमई का डायरेक्ट इन्वॉल्व, कम लागत से अच्छे अच्छे उत्पाद क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इस बार जो एक सैंक्शनिंग की है वो एक लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिजल्ट फ्रूटफुल देने वाली है, और इससे एक विकास को बहुत गति लगेगी। बिल्कुल। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो ये बजट आया है उसको हर खास और आम आदमी ने देखा है, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी देखा है, जिस तरीके से है। तो हमारे पास कुछ लोगों के रिएक्शंस भी हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है, और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको दिखाते हैं। केवल मिडिल क्लास या बिजनेस या इंडस्ट्री का उससे देखने का पहले मैं तो देखूंगा कि ये जनदर्दी बजट है, जो लोगों के लिए मोदी सरकार का जो केयर है। आप देख लीजिए, चाहे वो फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए हाई यील्ड मिशन, बिहार में मखाना का बढ़ाने, मखाना बोर्ड बनाना, या जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्कर्स काम करते हैं, जो हमारे घर में आजकल फूड डिलीवरी करते हैं, सामान डिलीवरी करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस का स्कीम लाना, हर जिला में कैंसर का डे केयर सेंटर बनाना, ये दिखाता है कि फर्स्ट स्टेप जो है गवर्नमेंट का वो है लोगों का केयर करना। सेकंड आइटम में आगे है लोगों का इनकम बढ़ाना। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने छूट दिए हैं, उन्होंने एमएसएमई के लिए बात की है, उन्होंने माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बात की है। टॉपिक्स जो सरकार ने कवर किए हैं, फ्रॉम एनर्जी टू एआई टू फाइनेंस, इंश्योरेंस, देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स दैट हैव बीन अफेक्टेड। मैं पर्सनली, बिकॉज वी आर इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, हमें दिख रहा है कि एमएसएमईज में there is a lot of push. There is also change in slabs, which gives access to easier capital, and capital is most important when जब आप leverage करना चाहते हो तो access to capital is most important, and we see this changes in the MSME sector. निर्मला सीतारमण जी ने निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और गरीब तबके को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। सबसे बड़ी जो मध्यम वर्ग के लिए खुशी की बात सामने आ रही है कि इनकम टैक्स जो का दायरा है वो बढ़ाया गया है। अभी हालांकि उसके लिए एक बिल आएगा, लेकिन बिल के बाद भी ये तय है कि कुछ न कुछ मध्यम वर्गीय तबके को राहत मिलेगी। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा काम होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो बजट में घोषणा की गई है इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने की, अगर वो सस्ते होंगे तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान पेट्रोल और डीजल वाहनों की तरफ से हटेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ हमारे वित्त मंत्री द्वारा, सीतारमण जी द्वारा, कि हमारे जो है इनकम टैक्स के पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके अंदर जो मध्यम वर्ग है उसको बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्साह दिखाता है जिसे इस बजट से उम्मीदें होती हैं वो मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा होती है। तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब की बार जो है उनको इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत मिली है। तो अभी आपने देखा जिस तरीके से जो इनकम टैक्स में आम नागरिकों को जो छूट दी गई है, जो मिडिल क्लास को छूट दी गई है, हर तरफ उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, वो नोट करने वाली बात है। मैडम अंशु जी, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कि ये जो छूट तो दी गई है, लेकिन अभी एक बिल लाने की बात कही जा रही है, इनकम टैक्स को लेकर के एक बिल लाया जाएगा जो अगले हफ्ते संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। ये बिल क्या होगा, इसका क्या कुछ प्रारूप होगा और क्या कुछ चीजें ली जाएंगी, अगर कुछ इस पर आप बताना चाहें। बाकी उसके बाद में अंकित जी से भी इसके बारे में सवाल। ये अतीक जी, ये तो बिल क्योंकि आने वाला है तो हम
देखेंगे, हम वेट कर रहे हैं बहुत समय से कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी, तो वो तो अभी नेक्स्ट वीक तक अपने पास क्लियर हो जाएगा। एक चीज जैसे अभी अपन कर रहे थे ना टॉय इंडस्ट्री, तो वो मैं थोड़ा सा उसको अर्थशास्त्र के तौर पर बात करना चाहूंगी कि अंकित जी ने भी कहा, निशान जी ने कहा कि टॉय इंडस्ट्री, उससे हम अभी तक डिपेंड थे, चाइना टॉयज आ रहे थे, तो जिससे हमारी बहुत ज्यादा जो रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उनमें कमी आ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब हमारे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाएगी। हम अपने यहाँ पे ही इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वो पैसा भी हमारे यहाँ पे रुकेगा, तो एक तरह से वो डेवलपमेंट फंड्स रेज होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, जो आर्थिक सलाहकार उन्होंने भी कल अपने संबोधन में यही बात कही थी कि जो चाइना है वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा फैक्टर है, उससे निपटने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अंकित जी, क्या लगता है कि जो अब तक एक मोनोपोली थी चाइना की, जो मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो खिलौने बनाने हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात हो, या और छोटे छोटे प्रोडक्ट तैयार करने की बात हो, क्या लगता है आपको कि इस बजट के माध्यम से जो उसकी एक मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश की गई है और इस तरीके के प्रोडक्ट अपने यहाँ पर भी तैयार किए जाएंगे? देखिए, मोटे तौर पर ये नैतिक विषय भी हो गया अब जी। वैश्विक स्तर पर सब देशों ने अन्य देशों के लिए द्वार खोले हुए हैं जी। अभी ट्रंप ने सत्ता संभाली तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं उन चीजों पर अब अतिरिक्त कर भार थोप दूंगा जो अमेरिका में प्रावधान प्रमुखता से होते हैं, और जो अन्य देशों से यहाँ जो अवैध रह रहे हैं प्रवासी लोग, उनको भी बाहर भेजने की बात की गई। साथ में आत्मनिर्भर और पावरफुल अमेरिका, ग्रेट अमेरिका की बात वो कर रहे हैं। ऐसा ही भारत में भी है। हालांकि ये वैश्विक प्रतिबद्धता है कि आप किसी देश को टारगेट करके कोई भी घोषणा नहीं कर सकते। तो मैं कहूं कि चाइना को टारगेट करना है। यहां भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खिलौनों के क्षेत्र में भी बनाएंगे। ये इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि ये थोड़े हार्मफुल भी होते हैं और छोटे बच्चों के नजदीक आते हैं। हमारे यहाँ बनेंगे, उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता को लेकर भी, और जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनको लेकर भी रहेगा, और उनमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है बाहर से आ रहे तो दिक्कत हो। जैसा सवाल आपने एक टैक्स को लेकर पूछा था कि इनकम टैक्स बिल आ रहा है, तो ये भी बेहद रोचक विषय। 1960 में जेम्स विल्सन लेके आए थे भारत में। हालांकि ये पहले मनुस्मृति में भी घोषणा थी अर्थशास्त्र के तौर पर कि आप टैक्स लगा सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये बात कही गई थी कि राजा, हालांकि पहले अवधारणा थी 12% तक आप आय का टैक्स ले सकते हैं। अच्छे राज्य को चलाने के लिए निर्धारित मात्रा अधिकतम 12% थी, राजा को इतने में ही चलाना होता था। अब चूंकि लोकतंत्र आ गया है तो टैक्स भी बदलता रहता है, जीएसटी काउंसिल लगातार निर्णय लेती रहती है। इनकम टैक्स के प्रावधानों की बात की तो ये पुराना हो चुका था, नए कानून आ रहे हैं, नए कई ऐसे सेक्टर नियमों के साथ में ये लाया जाएगा। नहीं, सेक्टर भी कई नए आ गए हैं, और अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या भी बढ़ गई है जो भारत में है। और अभी तो आपने इसमें एफडीआई का भी जिक्र किया, 100% कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो पूरा कैपिटल इन्वेस्ट भारत में करेगा वो ही 100% यहां पे कर सकता है। तो ये जो प्रावधान थे, और कुछ कॉर्पोरेट को भी दिक्कत हो रही थी और खासतौर पर उलझ रहा था करदाता, तो उन सबको दूर करने के प्रयास किए गए हैं। आपने एक महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था मेरे से, उसमें मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे ही आपका ध्यान दिला देता हूं कि सरकार कैसे काम कर रही है। हालांकि बहुत सारी घोषणा हुई है, जैसा जिक्र हो चुका, उन पर नहीं जाऊंगा। बीमा सेक्टर में जैसे अभी 100% एफडीआई की गई। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं, सरकार ने घोषणा की कि गांव-गांव में बीमा सखी होगी। तो इंडस्ट्री के लिए आपने तैयार कर दिया बजट में प्रावधान कि यहां पे वित्त पोषण का आधार भी तैयार कर दिया कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी तो बीमा सखी काम करेगी। कोई चीज निकल करके तो वो बीमा सखी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हाँ, महिला से जुड़ी हुई है। तो बाकी तमाम चीजें थी। ये छोटा सा उदाहरण है कि सरकार घोषणाओं को अमली जामा पहुंचाने के लिए प्रैक्टिकल आधार पर काम कर रही है। बिल्कुल, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। इंडियन पोस्ट और उसको उनसे संबंधित उसको बैंक, तो उसका दायरा इसमें बढ़ाया गया है। बीमा का कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ाव रहेगा, स्केल बढ़ेगा, तो एक जरूरत थी। तो इससे नया निवेश जो लाने की सीमा बढ़ाई गई है, सीधे तौर पे ये उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। कुछ नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के जो प्रावधान भी किया गया है, तो आपको लगता है ये नई परियोजनाओं की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो वित्त मंत्री बात कर रही हैं, तो ये कैसी परियोजनाएं होंगी और ये जो पैसा है वो किस सेक्टर में, कहां, किस प्रकार खर्चा किया जाएगा? आप अगर ये 10 लाख करोड़ की हम जो बात करें, बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का फिगर है, आंकड़ा है। यह केंद्र सरकार
बिल्कुल इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्पित है, लॉन्ग टर्म पे देख रही है 2047 के हिसाब से। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे फ्रेट कॉरिडोर बनाना हो, चाहे इंटरनल वाटर वेज की डेवलपमेंट्स हो, या पोर्ट्स का एक्सपेंशन है। आप सीधे तौर पे ये भी देख सकते हैं, आज उड़ान स्कीम के तहत भी एक घोषणा हुई है, या जैसे अभी फिलहाल के तौर पे 100 एयरपोर्ट्स और बढ़ाने की बात हुई है रीजनल लेवल पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उस मद में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली मैडम मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो डिजिटल युग में बैठे हुए हैं और चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अगर आप देखिएगा डिजिटाइजेशन के इस युग में एआई का दौर आ गया है, एआई को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। सरकार ने भी काफी कुछ इसमें आगे करने की कोशिश की है, और इसी बार बजट में ही तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बजट जो है एआई के फील्ड में जो है देने की बात कही गई है। एआई कितना कुछ कारगर होगा, ये जो 500 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, ये किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा? ये देखिए अतीक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डिजिटल इंडिया का हम बात कर रहे हैं, इसमें पहले ही आ गया है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, और इसलिए सारी हायर एजुकेशन में सारी यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है कि जिससे कि रिसर्च क्वालिटी इम्प्रूव हो। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में हम कंपटीशन है, हमारे ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन है, और आने वाला समय एआई का ही है। तो उसको देखते हुए हमें अपना पूरा तैयार कर लेना चाहिए बैकग्राउंड। और उस दौर हमारी सरकार, क्योंकि विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, तो उस तौर पर हम बिल्कुल सही राह हमें चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया की जो बात की जा रही है, तो उसमें आप ये मानेंगे कि रूरल एरियाज में भी, हायर स्कूल्स में भी डिजिटल वाईफाई कनेक्टिविटी को प्रॉपर किया जा रहा है। ये बड़ी बात कही, बहुत जरूरी है। और इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स में ओपन किए जा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ले रही है। अंकित जी, अभी मैडम ने बात की जिस तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर था उसके बारे में, तो बखूबी मैडम ने बताया किस तरीके से जो एआई है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपसे कृषि सेक्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि कृषि को देखते हुए जो केसीसी की बात कही गई, उसका जो सीमा है या जो राशि उसको बढ़ा दी गई, 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि जो एआई सिस्टम है, जैसे कि अभी लखपति दीदी आई, ड्रोन के जरिए हम खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, और भी जो रासायनिक चीजें उनका छिड़काव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन सी चीजों पर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, एआई अब तो हमारे जीवन में घुस चुका है। एक मोबाइल हम हाथ में रखते हैं, उसमें भी अब ऊपर आने लग गया है कि आप डायरेक्ट एआई के जरिए कुछ चीजें पता कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विभिन्न सहयोगी मुद्रा में हो सकती है। हम तो पत्रकारिता जीवन में है, तो उसमें स्क्रिप्ट लिखना हो, या उस स्क्रिप्ट के आधार पर वॉइस ओवर करवाना हो, या उस तरह का कोई विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करना हो, सब एआई कर रहा है। तो एआई सहयोगी टूल पे है। हालांकि इसमें सरकार अब सहयोगी भूमिका में आ रही है। अन्य देशों के हम कर रहे हैं, चाहे ओपन एआई की बात करें, या अभी तमाम अमेरिका की बात करें, चाइना ने जैसे बीटल लेके आए हैं। भारत में ये आवश्यकता थी और बहुत पहले थी। हालांकि कोशिशें हुई थी, अब बजटीय प्रावधान कर दिए गए हैं कि अपना भारत का ऐसा सिस्टम हो, यहाँ पे शोध हो सके और एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित हो सके। ऐसे में बजटीय प्रावधान दिए गए। ये केवल एक सेक्टर में, एग्रो में ही नहीं, ये एजुकेशन में भी मदद करेंगे। ये सबसे ज्यादा मदद हेल्थ सेक्टर में भी करने वाले हैं, और इससे ज्यादा सर्विस सेक्टर में करने वाले हैं। और चूंकि डिफेंस हमेशा सेंसिटिव सेक्टर रहा है, लेकिन एआई की मदद डिफेंस सेक्टर में भी जहां जहां जरूरत है वहां ली जा रही है, ली भी जाएगी। तो ऐसे में भारत का अपना ऐसा जो सिस्टम है वो डेवलप हो जाए, इसकी कोशिशें बजटीय प्रावधानों में दिखी है। और नरेंद्र मोदी हमेशा जाने जाते हैं नवाचारों के लिए। आप मानेंगे, नवाचार यहाँ पे दिख रहा है। गुजरात मॉडल के बाद जब विकसित भारत 2047 लेकर आए हैं, तो उन्होंने 2014 में सत्ता में आते ही डिजिटल इंडिया मिशन छेड़ दिया था। वो इसीलिए था कि आज की जरूरत है, और हर बजट में आपको दिखेगा केवल डिजिटल इंडिया के बाद अब एआई इंडिया की बात कही जा रही है। बिल्कुल निशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, बेशक हमें थोड़ा सा आसानी होती है, किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतरी होती है और चीजें स्पष्ट रहती हैं। लेकिन कभी भी कोई तकनीक होती है तो उसके डूज एंड डोंट्स दोनों होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, उसके हानियां भी होती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एआई जो इतने बड़े पैमाने पर हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अपने हर चीजों में इसको शामिल करने की बात कही जा रही है,
भविष्य में क्या इसके कोई निहितार्थ तो नहीं होंगे, क्या इसके कोई नुकसान या इसको लेकर के कोई इस तरीके की चीजें सामने आएंगी? बेशक आपने बहुत ही एक वाजिब सवाल पूछा है। एआई की जब बात छिड़ी है तो मैं आप बता दूं, भारत का जो अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है 500 करोड़, डेफिनेटली ये एआई की अवेयरनेस के साथ साथ उसकी कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने की ओर तरफ भी जाएंगे। जब कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने की आप बात करते हैं, उस मॉडल की आप बात करते हैं, तो उसमें आपके लिए अपने लिए डिफेंसिव सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाना भी होता है, साथ ही साथ नए तौर तरीके भी इजाद करने होते हैं। अब जब एआई में हम कहते हैं कि एआई से बेनिफिट भी है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर हम उस तरफ जाएं तो इस चीज़ का भी थोड़ा धीरे धीरे भी पॉलिसी इवॉल्व होगी। जिस तरीके से कंटेंट को लेके पॉलिसी इवॉल्व हुई है, तो उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी इवॉल्व होने का वार्ताएं ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी उसको एक मूर्त रूप देना बाकी है। हो सकता है आने वाले बजट में, अनाउंसमेंट्स में इन सब चीजों को देखें। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डेफिनेटली एआई उसमें मदद भी करेगा अगर हम उसको सकारात्मक भूमिका की तरफ लेके जाएंगे, और नकारात्मक भूमिका के लिए हमको उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। जी जी मैडम, ये जो साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही थी, एआई के दौर में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, और क्या इन बजटों के माध्यम से जो साइबर सिक्योरिटी उसको भी मजबूत करने की कोशिश की जाएगी? सबसे जरूरी तो यह है कि अब आम जन को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स होते हैं और सब कुछ जानते हुए भी फंसते हैं, क्योंकि जितना मोबाइल हमें सुगम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम उनको बताते रहना चाहिए, और वो सरकार कर भी रही है अपने तौर पर। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है, ये जरूरी है कि हमें सबको शिक्षित किया जाए, और हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम्स चला रही है जहां से कि इनसे निपटने के लिए किया जाए, और इस तौर पर सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। और आने वाले समय में एआई का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पिछड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो एआई में तो हम आगे जा ही रहे हैं, और जरूरी है, क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तब ये हुआ था रोजगार छिन जाएंगे, कंप्यूटर काम करेगा 10 जनों का अकेला। लेकिन ये कहने की बात है, जब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो लोग बाग उसके साथ अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, और वर्क कम होने की बजाय बढ़ेगा, और हम ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। अंकित जी, चूंकि हम लोग राजस्थान हमेशा से पानी के लिए यहाँ पे हमेशा दिक्कत रही है। हमने इस बजट में देखा है कि जो हर घर जल हर घर नल की जो बात कही गई थी, उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि 2028 तक जब ये योजना बढ़ाई गई है तो राजस्थान इसको कितना फायदा ले पाएगा और कितना कुछ लाभकारी होगा राजस्थान के लिहाज से? देखिए, बेहद जरूरी है, और राजस्थान में करीब 450 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त तौर पर यहाँ मिलेगी भी जी। और राजस्थान के कई दूरस्थ इलाकों में अभी भी हर घर जल योजना के तहत नल से पानी नहीं पहुंचा है। पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि दो बड़ी योजनाएं अगर मैं यहाँ जिक्र भी करूं, ये भारत के बजट से जुड़ी हुई नहीं है। ERCP का पूरा मसला देखें या यमुना जल, तो यहाँ भारत के लिहाज से अगर बात करें तो मुझे लगता था केंद्र सरकार का फोकस नदियों से जोड़ने की जो योजना है उस पर फोकस रहेगा, कुछ अतिरिक्त बजट होगा उसमें। हालांकि सरकार उनका अध्ययन करा रही है, क्योंकि अन्य राज्यों का मसला और अंतर्राष्ट्रीय जल संधियां बीच में आती हैं, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन सरकार जल्दी इसका प्रारूप लेकर आएगी। जल जीवन मिशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2028 तक इसे बढ़ा दिया, इसकी जरूरत भी थी, और ये रास्ता साफ कर दिया है केंद्र सरकार ने कि राज्यों के साथ मिलकर वो शुद्ध पेयजल की जो कठिन समस्या है, राजस्थान की नहीं है, दिल्ली तो आप देखेंगे चुनावी मुद्दा बना हुआ है, तो ऐसे में राजस्थान के लिहाज से मैं बात करूं तो अभी इसकी आवश्यकता भी थी, और कई जिलों में अधूरे काम हैं, वो भी पूरे हो सकेंगे। राजस्थान की सरकार का भी इसमें अंशदान है। सीधे तौर पर कहूं तो राजस्थान में हर घर में नल से जल पहुंचने की जो योजना है वो कारगर साबित होगी, और ये एक अच्छा कदम है, मानवीय कदम के नाते मैं मोदी सरकार की इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य के लिहाज से जो कोई राजस्थान जो ग्रो करना चाहते हैं वो पानी के बगैर तो नहीं ही कर सकता है। इसमें एक मेंशन मैं करना चाहूंगा, ये भी जरूरी है कि आप मानव को तो पानी पहुंचा रहे हो, आपको जीवों के लिए भी ध्यान रखना होगा। जहां कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो जानवर हैं,
पशु हैं, पक्षी हैं, उनका विचरण बना रहता है, तो उनके लिए भी संभवतः या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर एक ऐसी योजना लाए कि उनको भी उन इलाकों में पेयजल मिल सके। बड़ी मैंने दुखद स्थितियां देखी है उन्हें पानी के लिए, हालांकि उन्हें आवश्यकता डेली बेसिस पे ऐसे कई जानवर हैं उन्हें नहीं होती, लेकिन फिर भी वहां व्यवस्था होनी चाहिए। जो विभाग है जी, मतलब वन विभाग वो करता है व्यवस्था, पर्यावरण के लिहाज से मतलब पानी की उपलब्धता लेकिन फिर जीवों भी के लिए करना भी होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, जो मनुष्य के लिए तो हो ही रही, लेकिन जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए भी पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल निशांत जी, पहले मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान वो एमएसएमई के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होने वाला है और यहाँ पर काफी कुछ संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है, जो बजट पेश आया है, एमएसएमई के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं, तो ऐसे में क्या लगता है राजस्थान में एमएसएमई को लेकर के क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, आप एमएसएमई सेक्टर को देखें तो 35% कंट्रीब्यूट करता है हमारा एमएसएमई सेक्टर। एक्सपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर एमएसएमई आज जो लिमिट्स का चेंज किए हैं, अगर आप कैपिटल में देखें तो उसको 2.5 गुना, और उस पर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2 टाइम्स उसको किया गया है। तो डेफिनेटली एक और क्रेडिट उनको उपलब्ध कराने के लिए दरवाजा खोला गया है। सीधे तौर पे स्टार्टअप्स के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो 91,000 करोड़ का स्टैब्लिश किया है, उसमें और 10,000 करोड़ टॉपअप करा है। डेफिनेटली वो एमएसएमई को ही एक लेवल पे बेनिफिट बैकअप देगा। और स्ट्रॉन्ग तौर पे अगर राजस्थान का हिस्सा देखें उसमें, तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक बड़ा पावर हाउस है। और बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो बैटरी से स्टोरेज से संबंधित कंपोनेंटों की ड्यूटी कम करने की बात हुई हो, या एमएसएमई के और दायरा बढ़ाने की बात हुई, और वो राजस्थान के बजट को और राजस्थान की इंडस्ट्री को बूस्ट करने वाला है। और राजस्थान विकसित भारत की दिशा के साथ विकसित राजस्थान की एक हमारा प्रयास है, तो वो भी बिल्कुल अंशु जी, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि एमएसएमई की बात हुई रही है, टूरिज्म को भी बिल्कुल, हाँ, टूरिज्म वो बहुत बड़ा फैक्टर है। राजस्थान की एक बड़ी इकोनॉमी है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था इस पे टिकी हुई है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करना चाह रहा था, वही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से अगर देखा जाए राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है, और जो टूरिज्म सेक्टर है इस बजट से कितना कुछ बूम करेगा। ये सबसे मैं उसी बात पे आ रही थी, क्योंकि टूरिज्म एक इंडस्ट्री है और राजस्थान में तो ये बहुत हॉट है, क्योंकि इससे हमें काफी मनी हम अर्न कर रहे हैं। तो ये, और इस बजट में भी ये प्रावधान किया गया है कि सरकार अपने स्तर पर 50 टूरिस्ट सेक्टर्स चयनित करे, जिसमें कि केंद्र सरकार के साथ पार्टनरशिप में उनको विकसित किए जाएंगे। और साथ में टूरिस्ट जो होम स्टे बिजनेस है उसमें मुद्रा लोन शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जो अभी तक टूरिज्म में नहीं थी। और साथ में एक मेडिकल टूरिस्ट फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड की गई है कि बाहर से आने वाला है तो वो इस तरह से हमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, इन सब जगह एक मेडिकल में जो ये सीएचसी पीएचसी होते हैं, इन तरीके इनको जो ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात कही है, जो प्राथमिक विद्यालय उनको भी जोड़ने की बात कही है, ये क्या कुछ कहता है, मतलब क्या कुछ इसको थोड़ा तहत इससे हो गया कि हम हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई सारी चीजें हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हमें सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। और ब्रॉडबैंड के तहत जो अभी रूरल एरियाज में फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उसको विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। और ये बजट में प्रावधान रखा है कि ब्रॉडबैंड हम गांवों तक पहुंचाएं, जहां पर कि हमारे स्कूल्स में बच्चों को शिक्षा मिले, वो उसके तहत हर स्कूल्स को वाईफाई से कनेक्ट किया जाए, इजीली एक्सेस किया जाए, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अंकित जी, हम रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि एमएसएमई की बात हुई और जो टूरिज्म सेक्टर की बात हुई, जब इन सब से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है रोजगार। तो जो हमारे युवा हैं, जो रोजगार के लिए जो अभी तक हैं, उनको कितना कुछ रोजगार उपलब्ध होने वाला है इस बजट के माध्यम से, और जो कहीं ना कहीं जो हमारा राजस्थान है जो टूरिज्म सेक्टर में जब ग्रो करेगा तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। किन किन सेक्टर में ये रोजगार उपलब्ध होंगे, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, सरकार की तो कोशिश है कि अब सरकारी जो नौकरियां हैं उनके तो सीमित अवसर हैं, लेकिन असीमित अवसर है निजी क्षेत्र में। तो आप देखेंगे, चाहे बीमा सेक्टर में 74% से 100% एफडीआई करी है, उसका असर आप रोजगार के तौर पर देखना। प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। 26% का निवेश अगर यहाँ पे और बढ़ेगा
तो आप रोजगार की असीमित संभावना है। इंफ्रा डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लें, ब्रिज की बात कर लें, या जो शहरी विकास पर अब थोड़ा सा फोकस किया गया है उनकी बात करें, और अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, अब टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज हैं उन पे विकास के लिए भी ये प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर साथ में इंडस्ट्री को सपोर्ट सिस्टम देने की बात की गई है। आप खिलौना उद्योग बढ़ा रहे हैं, आप बिहार में मखाना उद्योग की बात कर रहे हैं, आप यूरिया प्लांट की स्थापना की बात कर रहे हैं, आप मछली पालन के लिए आप असीमित अवसर है, मछली केवल भारत में यूज में नहीं आएगी, विदेशों तक जाएगी, तो उनके लिहाज से भी वहां भी रोजगार की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। तो सरकार ने फोकस किया है कि आत्मनिर्भर भारत में हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले और अपने स्वरोजगार की ओर बढ़े। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे फंड किए गए हैं। एग्रो सेक्टर में नवीन जो अपना या उद्यम लगाना चाहता है, तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है, उनके लिए, और शोध क्षेत्र में भी कोशिश की गई है, मेडिकल के लिहाज से भी कोशिश की गई है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया में इन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है, तो मेक इन इंडिया भी कि हम यहीं पे रोजगार दें, तो खुद भी एम्प्लॉयड हों और दूसरों को भी हम रोजगार दें, तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ एक मेडिकल सेक्टर में भी जो ये 10,000 सीटें बढ़ाने की बात कही गई है, तो क्या लगता है आपको जो 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उनसे कितना कुछ फायदा मिलेगा? हमारे हेल्थ सर्विस जो है, हेल्थ सेक्टर, वो इतना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कोविड टाइम में जो हमने प्रॉब्लम फेस की, तो उसको दूर करने के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम है, और हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, और उसको सबसे जरूरी है डिजिटल से कनेक्ट करना, तो वो कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो देश के साथ साथ राजस्थान का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम बिल्कुल सही दिशा की ओर अग्रसर हैं। ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी सरकार। इकोनॉमिक, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो सभी का स्वास्थ्य सही रहेगा, सारी चीजें दुरुस्त रहेंगी और अच्छे से चलती रहेंगी। निशांत जी, इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री, हालांकि जैसा कि मैडम से बात हुई, उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बताया कि 10,000 सीटें बढ़ेंगी तो रोजगार तो आएंगे, उसके अलावा उन्होंने टूरिज्म के सेक्टर की बात की। इंडस्ट्री के लिहाज से हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? ठीक जी, आप इस बात को ना भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हुई है, यूरिया प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने की बात हुई है। जब आप यूरिया प्लांट्स की बात करते हैं तो यूरिया के उत्पादन में ना केवल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है जी, ना केवल और केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और डायरेक्टली जो कच्चा माल आता है रिफाइनरीज से आता है, रिफाइनरीज के केमिकल इंडस्ट्री बूस्टअप होती है। अलोंग विद इसके साथ आप देखें आईआईटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई है, आईआईटी पटना को और एस्केलेट करने की बात हुई है। तो सीधे तौर पे रोजगार नंबर्स में नहीं, नंबर्स आप नहीं काउंट कर सकते, बट आप ये कह सकते हैं कि एक चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है जो किसी भी सेक्टर को अनछुआ नहीं रखेगी, और स्किल के साथ साथ बेहतरीन एक ना केवल डिपेंडेंट, एक आत्मविश्वासी हमारे पास कार्यकर्ता कहें या हम बोले कि एक आम व्यक्ति के तौर पे एक रोजगार बनेगा। तो आप इस तौर पे इसको देख सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मखाना के अंदर ही रिसर्च की इतनी बड़ी बात हुई है जी, जो बिहार के लिए बहुत की वर्ड्स आप कह सकते हैं। आज इस बजट का कीवर्ड मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड के साथ साथ इट्स अ रिसर्च। मखाना सुपर फूड है, नेक्स्ट लेवल स्नैक्स है, सारे जगह स्नैक्स को रिप्लेस करने का उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है। जी बिल्कुल। अंशु जी, ये जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी जो कीमत थी उनको फ्री करने की बात कही गई है, तो क्या लगता है कौन कौन सी जो इसमें दवाएं रहेंगी, किस बीमारी के तहत इसमें शामिल किया गया है, थोड़ी बहुत अगर जानकारी आपने? बिल्कुल, ये जैसे बजट में कहा गया है कि ये जीवन रक्षक दवाइयाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे आमजन जो कि कैंसर से रिलेटेड जो पेशेंट रहे हैं उनके लिए इन दवाओं को राहत देना बहुत ज़रूरी था, और ये हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सराहनीय काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन दवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको उनमें हम प्रावधान लाया जाना कब से ज़रूरी था, और उसको किया जाना बहुत ही हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव होगा, वो
जो भी बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो हमारे कल हैं, तो उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अंकित जी, जो ये राज्य हैं, राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट फ्री ऋण देने की बात कही गई है, ये किस तरीके का ऋण होगा और ये राज्य किस तरीके से इसको अपने इस्तेमाल में ले सकेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, राज्यों का इंटरेस्ट केंद्र में बना रहे, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ दे दिए गए हैं जी। वो ऐसे कि केंद्र की कई योजनाएं हैं जो लागू राज्यों में होनी है जी। तो राज्यों का भी हिस्सा राशि उसमें, लेकिन राज्य अक्सर पीछे हो जाते हैं, तो केंद्र की वो योजना उन राज्यों में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती। फिर दूसरा, मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर जो प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि मॉनिटरिंग भी राज्यों के हिस्से ही होती है, इंप्लीमेशन भी उनकी धरा पे ही होता है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये फंड है और ये योजनाएं हैं, इनमें हम विकसित भारत 2047 की जो सच्ची परिकल्पना है उसके तहत हम इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ राज्यों को अलग अलग हिस्सों में दे रहे हैं। उसमें राज्य भी अपनी अंश राशि मिलाएंगे और उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, इंप्लीमेशन अच्छे से होगा और धरातल पर जब चीज उतरेगी तो फायदा होगा। अब उसमें इन्होंने स्पेसिफिक जो सेक्टर्स हैं वो चयनित करके बता दिए, इन सेक्टर्स में हम देंगे और इसका सीधा सीधा तौर पे लाभ हर एक व्यक्ति को होगा, उस राज्य के निवासी को होगा। तो सीधे तौर पर सरकार ने मददगार के तौर पर हाथ बढ़ाए। आप देख रहे होंगे कई राज्य सरकारें फ्री शिप के चलते नैतिक तौर पर अपना जो आर्थिक तंत्र है वो खराब कर चुकी हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इन लिहाज से भी हम मददगार साबित होंगे और आर्थिक मदद के तौर पर जो हो सकता है राज्यों के वित्तीय तंत्र को बेहतर करने के लिए, उसमें ये राशि बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आप देख लीजिए, केंद्र और राज्य में जो आपस में समन्वय बना रहेगा, इस पैसे से कहने की जो जनता का विकास होगा वो विकास होता रहेगा। मैडम अंशु जी, हम आपके पास चलेंगे, चूंकि जो हमारी चर्चा के हम अंतिम पड़ाव पर हैं और जो हमारी घड़ी वो इशारा कर चुकी है, तो हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि ये जो बजट आया है ओवरऑल, अगर हम आपके लिहाज से जानना चाहें तो क्या लगता है कि आपको समय के हिसाब से लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा? शॉर्ट टाइम में आप बताएं। ये मैं अतीक जी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी मैं फिर बोल रही हूँ कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इस बजट में युवाओं के लिए बात की गई है। युवाओं को बहुत कुछ मिलने वाला है, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, और कृषि क्षेत्र में भी धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 पिछड़े जिले हैं उन जहां पे कि कृषि उत्पादकता कम है, ये योजना शुरू की गई। साथ ही एमएसएमई जहां पे पोटेंशियल बहुत है उसको बढ़ावा दिया गया, तो उद्योग विकसित होंगे। एफडीआई बाहर से आने की पूरे वो हैं, क्योंकि बीबा में तो एक तरह से हर सर्विस सेक्टर को, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को, टर्शरी को, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, सब कुछ लिया गया है। और ऐसे में हमारे जो युवा, जो कि ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, उनको एक अच्छा आगे भविष्य मिले, उस तौर पर देखते हुए बिल्कुल तो हमारी जी बिल्कुल निशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके लिहाज से क्या लगता है कि आपको कितना ज्यादा कारगर होगा और आने वाले समय में ये हमारी आवाम को कितना फायदेमंद होगा? जैसा मैं इसको एक समराइज करता हूँ इस बजट को, आपने भी कुछ रिएक्शंस दिखाई, तो सीधे तौर पे उसको वैलिड करता है कि क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। दूसरे स्तर पे अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर जितने भी एक शॉर्ट टर्म गोल्स तो है ही हैं, लॉन्ग टर्म के गोल्स को इंटैक्ट रखा है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा, इंडस्ट्री जो आज इन्वेस्ट करती है वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उसका टर्म होता है 10 ईयर, 1 दशक के अंदर काया पलट करके रख देना। तो ये उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी डेविएटेड नहीं है, बल्कि उसको स्ट्रेंथ करने वाला और उसमें ह्यूमन कैपिटल डालने वाला बजट है। तो मेरे लिहाज से मैं कहूंगा कि बेहतरीन बजट कहा बिल्कुल अंकित जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कोई भी जो पॉलिसी, कोई भी योजना होती है वो 10 साल 20 साल के लिए होती है। मैं आपसे अगले 5 साल के लिए जानना चाहूंगा, ये जो आज बजट पेश हुआ है, बजट 2025, निर्मला सीतारमण ने इसको जो पेश किया है, क्या लगता है 5 साल की किस तरह की तस्वीर गढ़ने का काम करेगी ये? देखिए, वैसे तो 2047 तक के लिए बजट है जी। अगले 5 साल के लिए जैसे मखाना बोर्ड की बात है, किसानों को जो 3 से 5 लाख उनकी क्रेडिट गारंटी है, SC/ST की महिलाओं को जो राहत है, 10 करोड़ से 20 करोड़ का उन्होंने जो लोन प्रोविजन है वो बढ़ा दिए हैं। आपने मेडिकल में सीटें बढ़ा दी है, बहुत सारे लोग विदेश में पढ़कर आ रहे थे, संख्या बढ़ा दी है। IIT में आपको प्रोफेशनल्स यहाँ पे मिल सकेंगे, जो ये अगले 5 साल में आपको लाभ देने वाली चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सारा आपको जो
मछली पालन में जो बहुत सारी संभावनाएं हैं उनको आपने अगले 5 साल में तुरंत धरातल पर दिखने वाली चीजें हैं। आपने एआई को लेकर जो फंड दिया है वो तुरंत असर करने वाली चीजें हैं। आपने शोध केंद्रों पर ज्यादा फोकस किया है, वो असर दिखाने वाली है। आपने सरकारी स्कूलों को, चिकित्सालय जो ग्रामीण लेवल पे हैं उनको आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ दिया है, तो आपके पास डेटा मॉनिटरिंग भी और क्वालिटी एजुकेशन भी, यानी कि आने वाले दिनों में स्मार्ट बोर्ड भी आप विद्यालयों में लगा पाएंगे क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हो गया है। तो ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी चीजें करके जोड़ दी हैं। और इस पूरे बजट में जैसे आपने कहा तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म उम्मीदें लिए हुए हैं और सतत प्रभाव बढ़ाएंगे। तो और बजट में कुछ लिया नहीं गया है, सिर्फ दिया गया है जी। इसमें कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी के लिए छवि सुधार वाला बजट भी हो सकता है। अब मीम उनके लिए मतलब शायद बिल्कुल नहीं बन पाएगा कि बड़ी कठोर है, क्योंकि अक्सर बन जाते हैं, कहते हैं कि किसी में मैं देख रहा था कहीं तो उन्होंने कहा बहुत इसमें पोटेंशियल है, तो वो बजट के बारे में कोई रिएक्शन दे रहा था तो निर्मला जी ने वो मीम बना हुआ था, तो ये निर्मला जी बातें तो खैर होती रहती हैं, मीम्स तो है ही है कि सोशल मीडिया है तो बहुत सारी बातें हैं, उसका विरोध भी है, सारा कुछ है। अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और अपना जो यहाँ पर अनुभव वो साझा किया। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना टाइम दिया और उसके बाद भी इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे लोगों के साथ में आपने साझा की। निशांत जी आपका भी आभार जो आपने अपना समय दिया। तो दोस्तों जिस तरीके की जो हमारी चर्चा थी बजट 2025 पर, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है और वो एक महिला है और महिला के हिसाब से उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी दिल खोल करके चीजें बनाई हैं। हर खासो आम हर नागरिक को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। ये कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो दोस्तों हमारी आज की इस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में फिर किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।